हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित सर आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी का टॉपिक को देखेंगे। न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी, हिंदी इसको बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? प्रायिकता बोलते हैं। कोई दिक्कत? और ये क्लास 12th है। कौन सा क्लास का है हम लिख देते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है, क्लास 12 है, NCERT फुल सॉल्यूशन मिलेगा। जो मेरे चैनल में नए हो वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप भी साथ साथ में नोट्स बनाइए, एकदम शानदार तरीक़ा से आपको हम पढ़ाएंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है हम लोग का, उसको हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक का नाम है बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 11th क्लास। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कौन सा क्लास का? 11th क्लास का। बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 11th क्लास। इसका हिंदी क्या लिखेंगे? 11th क्लास का बेसिक कंसेप्ट। ज़रूरी नहीं है। अब 2 नंबर का देखिए। 2 नंबर में नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वप्रतिबंध प्रायिकता। क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे दोस्त? स्वप्रतिबंध प्रायिकता। स्वप्रतिबंध प्रायिकता। आपको थ्योरी के साथ साथ एक्सरसाइज भी बताया जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे या सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, आपको थ्योरी भी देंगे और टॉपिक वाइज कंसेप्ट भी देते जाएंगे ताकि आपका मजबूत हो। इसके आगे देखिए 3 नंबर का टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। क्या लिखेंगे? प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम। 4 नंबर में देखिए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम। क्या लिखेंगे? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेज प्रमेय या बेज थ्योरम या बायस थ्योरम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर इसका हिंदी अगर जानना चाहोगे तो हिंदी लिख देते हैं। संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, क्या लिखेंगे? संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय और बेज प्रमेय। कोई दिक्कत? इसके बाद टॉपिक नंबर 5, आप साथ साथ में नोट्स बनाइए, मज़ा आ जाएगा दोस्त, एक बार करके देखिए। 5 नंबर टॉपिक है रैंडम वेरिएबल्स। क्या नाम है? रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में भी लिख देते हैं नाम, आप टेंशन मत लीजिए। यादृच्छिक चर, क्या नाम है? यादृच्छिक चर और कुछ प्रॉब्लम हो गया था दोस्त, आइए फिर से देखिए। टॉपिक नंबर 5 में क्या है, गौर से देखिएगा। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यादृच्छिक चर और उसका प्रायिकता बंटन, उसका प्रायिकता बंटन। इसके बाद टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 क्या है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक नंबर 6 है आपका बर्नौली ट्रायल्स। क्या नाम है? बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बर्नौली परीक्षण। क्या बोलते हैं? बर्नौली परीक्षण। और द्विपद बंटन। फिर से हम क्या करते हैं, सारा टॉपिक एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं। न्यू चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, क्लास 12 है, लेक्चर नंबर 1 है। पहला टॉपिक का नाम क्या है? बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 11th क्लास। जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टॉपिक नंबर 2। इसको हिंदी में बोलते हैं सत्य 100 प्रतिबंध बोल सकते हैं, है ना, 100 प्रतिबंध प्रायिकता। टॉपिक नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गुणन नियम। टॉपिक नंबर 4 थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड वाइफ थ्योरम, या बेज प्रमेय भी बोल सकते हैं। संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय और बेज प्रमेय,
इसके बाद देखिए रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यादृच्छिक चर और उसका प्रायिकता बंटन। 6 नंबर टॉपिक में क्या है, बर्नौली ट्रायल्स एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। आइए हम लोग टॉपिक नंबर 1 को देखते हैं। टॉपिक नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 11th क्लास, बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 11th क्लास। कोई दिक्कत, हम लोग 11th क्लास का बेसिक कंसेप्ट को पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट में क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग भी नोट्स बनाइएगा साथ साथ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए आप लोग भी नोट्स बनाने का। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 11th क्लास। कोई दिक्कत, जिसमें से पहला टर्म है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, पहला टर्म है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पहला इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला इम्पोर्टेंट टर्म्स है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, पहला टॉपिक रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसको हम लिख के आपको समझाते हैं। आप भी साथ साथ नोट्स बनाइए, आपके लिए भी बेटर रहेगा। एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted with certainly is called a random experiment। An experiment whose outcomes cannot be predicted with certainty is called random experiment। यानी ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम का निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, यानी ऐसा परिणाम जिसका निश्चित रूप से अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। आपको हिंदी में भी लिख देते हैं, आप हिंदी में भी लिख लीजिए। ब्लैक ये सही रहेगा। ऐसा प्रयोग, आप भी हिंदी में लिखिए, जिसके परिणाम का निश्चित रूप से
अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का हिंदी अगर आपको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट का हिंदी अगर किसी को लिखना है तो वो लिख दीजिए। ऐसा प्रयोग जिसका परिणाम का निश्चित रूप से अनुमान लगाया नहीं जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे चलिए। अब जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आप सिक्का को उछालते हैं, हेड आएगा कि टेल आएगा, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो वही प्रकार से यानी ऐसा प्रयोग जिसका परिणाम का निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है। अब 2 नंबर का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। 2 नंबर का नाम है आउटकम्स। क्या नाम है? आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम। आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम। अब आउटकम्स क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। आउटकम्स क्या होता है? ये पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर डिफिनेशन की बात किया जाए, ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या मतलब हुआ हिंदी? ये भी आपको समझाते हैं। ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कोई सिक्का को आपने उछाला, हिंदी भी लिख देते हैं, किसी यादृच्छिक परीक्षण के संभावित नतीजे परिणाम कहलाता है। बोलिए कोई दिक्कत? अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। टॉसिंग ए क्वाइन। टॉसिंग ए क्वाइन। टॉसिंग ए क्वाइन का मतलब क्या हुआ? एक सिक्का को उछाला गया। टॉसिंग ए क्वाइन का मतलब एक सिक्का को उछाला गया। अब हेड आएगा कि टेल आएगा, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। और लेकिन हेड या टेल यही दोनों आएगा। यही दोनों जो आने वाला जो परिणाम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटकम्स या परिणाम भी बोल सकते हैं आप। यानी क्या क्या नतीजे है? हेड आएगा या टेल आएगा। अच्छा ये बताइए, अगर एक पासा को उछाला जाए, एक डाई को उछाला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। 3 नंबर का टर्म को देखिए। एक आता है सैंपल स्पेस। क्या नाम आता है? सैंपल स्पेस। सैंपल
स्पेस। सिंपल स्पेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रतिदर्श। प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि। अब प्रतिदर्श समष्टि क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका डिफिनेशन को समझिए तब मज़ा आएगा। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल outcomes of random experiment, the set of all possible outcomes of random experiment। हिंदी इसका अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय। अब आपको हम समझाते हैं इसका मतलब। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग ए क्वाइन। टॉसिंग ए क्वाइन, एक सिक्का को उछाला गया। अब बताइए मेरे दोस्त, सैंपल स्पेस में हेड या टेल आएगा तो उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस के अंदर में हेड और टेल को लिख देंगे। अच्छा, एक पासा का उछाला जाएगा तो क्या आएगा, दिमाग लगाइए तो आप लोग। तो S बराबर तब क्या लिख देंगे, अगर मान लीजिए पासा को हम उछाले, डाई को उछाले, तो वहाँ क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 1 6। बोलिए कोई दिक्कत, क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस भी समझ में आ गया। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या है मेरे दोस्त, आइए आपको आगे हम समझाते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर में नाम क्या है, सैंपल पॉइंट। सैंपल वो था सैंपल स्पेस, अब क्या है, सैंपल पॉइंट। क्या नाम है, सैंपल पॉइंट। अब सैंपल पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं उसको भी हम लिख देते हैं, प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श बिंदु। अब प्रतिदर्श बिंदु क्या होता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, क्या लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या मतलब हुआ, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब हुआ सैंपल स्पेस का
प्रत्येक एलिमेंट, सैंपल स्पेस का प्रत्येक एलिमेंट। हिंदी लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव। बोलो कोई दिक्कत? अब आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से। जैसे मान लीजिए सिंपल स्पेस में क्या आ गया, मान ले हेड और टेल आ गया, हेड और टेल आ गया। यहाँ पर हेड है, टेल है, ये सब क्या कहलाएगा? सैंपल पॉइंट कहलाएगा। मान लीजिए एस बराबर हम लोग लिख दिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कोई भी, ये सब क्या कहलाएगा? सैंपल पॉइंट कहलाएगा। क्या आपको समझ में आ गया? देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। प्रत्येक दिन आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा और आप प्रत्येक दिन देखिएगा वीडियो। 5 नंबर में क्या है, ध्यान से समझिए। इवेंट, क्या नाम है? इवेंट। इवेंट मतलब घटना, इवेंट का मतलब घटना। अब घटना क्या होता है इसको थोड़ा समझिए, एक एक टर्म को समझिए मेरे दोस्त, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। और आप नोट्स भी बनाते चलिए। क्या आपको फ्रेश फ्रेश दिखता है ना? आप भी नोट्स बनाइए, मज़ा आ जाएगा। अब इवेंट क्या है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, एकदम मज़ा आ जाएगा। एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस क्या है? एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उप समुच्चय, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उप समुच्चय अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए सैंपल स्पेस हमारे पास हेड या टेल लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अब इनको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। अब पहला इवेंट हम क्या लिख सकते हैं? हेड। अब दूसरा इवेंट मान लेते हैं क्या? टेल। ये सब क्या है? इसका इवेंट है। क्या है? इवेंट। मान लीजिए सिंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लिए। अब यहाँ पर जो इवेंट लिखा जाएगा, क्या इवेंट लिखा जाएगा? इवेंट लिखा जाएगा जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 सेट के अंदर में ले लिया। दूसरा इवेंट मान लेते हैं क्या? 5 6 है, बहुत सारा होगा, 2 को लेके आपको हम दिखा दिए। अब इसको आगे देखिए, 6 नंबर में क्या है मेरे दोस्त? आइए 6 नंबर में एकदम शानदार तरीका से आप भी नोट्स बनाइए, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। 6 नंबर में है इम्पॉसिबल इवेंट। नाम क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, 110% आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको, इसमें क्या सुधार करना है आप लोग कमेंट कीजिएगा। इम्पॉसिबल इवेंट।
असंभव घटना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए ही बोल रहे हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा आपके पास। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है समझिए। द एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब होता है फाई, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय कैसे होता है, एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको भी। अब जैसे कि हम बोलना चाहते हैं, अब हमारे पास एक सिंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। अब हम कहेंगे आपसे एक ऐसा घटना बताओ जिसमें एक पासा को फेंकने के बाद 6 से अधिक प्राप्त हो। क्या 6 से अधिक प्राप्त कर पाएंगे आप? तो बोलोगे सर 6 से अधिक तो नहीं निकलता है, इसका मतलब ऐसा घटना क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल घटना। अब एक आता है श्योर इवेंट। क्या नाम आता है? श्योर इवेंट। आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। श्योर इवेंट, क्या नाम है? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। निश्चित घटना। क्या बोलेंगे इसको? निश्चित घटना, जिसके बारे में आपको 110% पता हो, उसी को बोलते हैं श्योर इवेंट। अब जैसे कि आपको इसको हम तरीका से पढ़ाते हैं। द होल सिंपल स्पेस, द होल सिंपल स्पेस, पूर्ण प्रतिदर्श समष्टि, पूर्ण प्रतिदर्श द होल सैंपल स्पेस, पूर्ण प्रतिदर्श समष्टि। अब जैसे कि सैंपल स्पेस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। अब हम कहेंगे एक पासा को उछालने के बाद 7 से कम आने वाला संख्या बताइए। क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो घटना हुआ वो पूरा सैंपल स्पेस हो गया। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। एक आता है कंप्लीमेंट्री इवेंट। क्या आता है मेरे दोस्त? कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट या नोट इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट या नोट इवेंट। अब कंप्लीमेंट्री इवेंट और नोट इवेंट में इन दोनों के एक ही बात बोलते हैं, ठीक है। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। कंप्लीमेंट्री इवेंट या नोट इवेंट। द सेट ए डैश या एस माइनस ए, द सेट ए डैश या एस माइनस ए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कंप्लीमेंट्री इवेंट। अब थोड़ा सा आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है मेरे दोस्त। और थोड़ा सा लंबा आज वीडियो होगा, लगभग 50 मिनट के आसपास, लेकिन आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट वाला, नहीं तो फिर रह जाएगा। अब हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म। एक साइड में आपका सिंबल रहेगा, ठीक है, एक साइड में आपका
मीनिंग रहेगा। एक साइड में सिंबल रहेगा, एक साइड में मीनिंग रहेगा, और दोनों का मतलब थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला टर्म है ए डैश या ए बार। ए डैश बोलो या ए बार बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसका आखिर मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं नोट ए। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? नोट ए। कोई दिक्कत? बी नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या है? अगर मान लीजिए कहीं सिंबल ऐसा लिखा हुआ है इस तरह से, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए और बी, ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ते हैं? ए यूनियन बी। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? ए और बी। कोई दिक्कत? आइए सी नंबर में, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ, बढ़िया समझिएगा, ए एंड बी। अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो क्या लिखना है? एंड। क्या लिखना है? एंड लिखना है। कोई दिक्कत? आइए डी नंबर में, अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ ए माइनस बी। क्या लिखा हुआ? ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका मतलब हुआ ए तो होगा बट नोट बी। ए तो होगा लेकिन बी नहीं होगा। चलिए इसके आगे, बढ़िया समझिएगा, एकदम प्यार से समझिए आप लोग। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका मतलब हुआ एट लिस्ट वन ऑफ ए एंड बी एंड सी। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी एंड सी। ओके, चलिए इसके बाद जी नंबर में, अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, जी नहीं एफ, है ना मेरे दोस्त। अगर लिखा हुआ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगर कहीं लिखा हुआ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका मतलब होता है नाइदर ए नोर बी। नाइदर ए नोर बी। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए जी में अगर कहना चाहते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का आखिर अर्थ क्या होता है? एट लिस्ट वन ऑफ ए एंड बी। एट लिस्ट वन ऑफ ए एंड बी। कोई दिक्कत? आइए इसके आगे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग 9 नंबर में पढ़ते हैं। ये सब मीनिंग को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये सब मीनिंग आपको सवाल में यूज होगा। ओके, चलिए 9th नंबर में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्या नाम है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका हिंदी होता है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर
अपवर्जी घटनाएं। आप लोग भी साथ साथ नोट्स बनाइए, बहुत ही बेहतरीन हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप एक चैप्टर पढ़ के देखिए मेरे से, आपको मज़ा आ जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। यानी क्वेश्चन में अगर बोल दे कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो वहाँ क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई। अगर मान लीजिए 10 नंबर में देखिए क्या है, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव्स, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट, परस्पर क्या नाम है, परस्पर निःशेष घटनाएं। इसको हिंदी में परस्पर निःशेष घटनाएं बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं। म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। यदि ए यूनियन बी बराबर सैंपल स्पेस हो जाए, ए यूनियन बी बराबर सैंपल स्पेस हो जाए, कोई दिक्कत? आइए 12 नंबर में हम लोग समझते हैं। 17 नंबर तक कंसेप्ट है, 12 नंबर हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ा सा और हिम्मत कीजिए, 11 नंबर पे है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलिए कोई दिक्कत? अगर मान ली यही कंसेप्ट में अगर बोल दे इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी आपको जस्ट पढ़ाए हैं, यहाँ देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, अर्थात यहाँ पर इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होगा, इसीलिए प्रोबेबिलिटी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस 0। तो फाइनली लिखेंगे मेरे दोस्त, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे 12 नंबर कंसेप्ट को। क्या नंबर? 12 नंबर। अगर हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कंसेप्ट, बोलो सेम वही कंसेप्ट है, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। कोई दिक्कत? आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। आप नोट्स भी बनाइएगा, आजकल तो 5G सबके पास है। 13 नंबर कंसेप्ट को देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो सीधा लिखेंगे 1 माइनस पी ए, ये तो सिंपल है ही। अब चलते हैं मेरे दोस्त 14 नंबर में। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए दोस्त, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। आइए 14 नंबर में देखिए, नाम क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। नाम क्या है?
इक्वली likely outcomes, equally likely outcomes। इसको हिंदी में बोलते हैं समसंभावित परिणाम। क्या बोलते हैं? समसंभावित परिणाम। समसंभावित परिणाम। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ऑल आउटकम्स विथ equal probability all outcomes with equal probability, समान प्रायिकता वाले सभी परिणाम समान प्रायिकता वाले सभी परिणाम। अब इसको समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। जैसे कि मान लीजिए सैंपल स्पेस हेड या टेल, एक सिक्का को उछाला गया, हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम पूछेंगे हेड आने की संभावना बताइए, 1/2 होगा प्रोबेबिलिटी। टेल आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, 1/2 हो जाएगा। यही हुआ इक्वली लाइकली आउटकम्स। आइए 15 नंबर को देखते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है PA, आखिर इसका मतलब क्या है? PA का मतलब क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए कैपिटल लिखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, यानी हिंदी लिख सकते हैं ए के घटित होने की संभावना, ए के घटित होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता है NA/NS, NA/NS। एक 16 नंबर में कंसेप्ट क्या है, इसको भी समझ लीजिए आप। कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है, मिनिमम मान 0 होगा और मैक्सिमम मान 1 होगा। मिनिमम मान 0, मैक्सिमम मान 1। 0 क्या है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी है। 0 क्या है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी है। उसी को इम्पॉसिबल इवेंट। 1 को बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, उसी को बोलते हैं श्योर इवेंट। बोलते हैं श्योर या पॉसिबल। ये कोई दिक्कत? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 17 नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, इसका मतलब क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ non occurrence
ऑफ ए, मतलब ए के घटित नहीं होने की संभावना, ए के घटित नहीं होने की संभावना, एक है 17 नंबर में जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। बढ़िया समझिए आप लोग, बहुत मज़ा आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? इसमें दो कंसेप्ट है, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बी नंबर में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 11th क्लास ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहला एक्सरसाइज बनाने के लिए। तब उनके बाद फिर सवाल चलेगा, फिर थ्योरी, फिर सवाल चलेगा, यानी एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज कंसेप्ट देंगे, तब सवाल हम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, आज इतना ही पढ़िए और इसको रिवीजन कीजिए, फिर कल आपको सेकेंड लेक्चर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। अभी तक आप देख चुके हैं, इसका मतलब आपको पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।